हेलो, स्वागत है आप सबों का 12 के फिजिक्स क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी ये समझना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि ये बिल्कुल नया सा कंसेप्ट अचानक से आ गया। ठीक है, अब इसको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे आपका जो गॉस लॉ है वो डिपेंड करता है, और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस जो है वो डिपेंड करता है। तो गॉस के नियम और गॉस के नियम के अनुप्रयोग जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब वैद्युत फ्लक्स पे ही डिपेंड करता है। हाई बात समझ में? तो इसलिए वैद्युत फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना जरूरी है। अब ये कैसे समझोगे? तो बचपन में यार जब क्रिकेट खेलने का एज था, मतलब 15 साल तो आप लोग का है, ठीक है, मतलब वही 12-13 साल में जो बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में कहीं पे ऐसा हम लोगों ने किया है यार। वी डिड दिस, वी हैव डन दिस। सो व्हाट वी हैव डन कि जैसे कि अगर बरसात का मौसम आता था तो बहुत सारे नाले बन जाते थे, इस तरह से पानी किधर से भी निकलता था। तो होता क्या था, हम लोग का जो घर है वो नदी के बगल में होता है। तो क्या होता है कि नदी के बगल में होने से क्या होता है, जो सारा गांव का पानी है वो किधर जाता है, नदी की ओर चला जाता है। तो सपोज दैट क्या है कि एक इस तरह से बन गया था, क्या नाला बन जाता था। तो यहाँ से ना जो नहर टाइप का बना होता है, इधर से क्या होता है, पानी जो है वो फ्लो करता है। तो चूंकि वो क्या था ना, वो कनेक्टेड था नदी से, है कि नहीं। अब नदी से कनेक्टेड होने के कारण जो मछली होती थी क्या होती थी, इधर इस तरफ चली आती थी। मछली को क्या, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इधर उधर भी किधर भी जा सकती है, तो वो अंदर घुस जाती थी। तो हम लोग क्या कर, जब मछली इधर आ जाती थी, मतलब पानी जब कनेक्ट हो जाता था रिवर और नहर नाले से, तो वो क्या हो जाता था, मछली इधर को आ जाती थी, मतलब इधर को आ जाती थी, इधर रिवर होता था। अब क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, एक आता है बॉक्स टाइप का, है ना, जिसमें वो बांस का बना होता था। अब वो जगह स्टील का ही बना होता है, लेकिन बांस का एक बना होता है बॉक्स टाइप का, स्क्वायर क्यूब टाइप का। उसमें छोटे छोटे बांस के जो है डंडे डाल के वो क्या जाता है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से एक बॉक्स होता था, ठीक है, मतलब ये है ना आपका, ये है, ये पानी है, ठीक है, और ये आपका क्या है, बांस का वो बॉक्स है, ये बॉक्स है, बॉक्स का वो भाग है, ठीक है। इसको इधर भी ऐसे कर सकते हो, है ना। तो इसमें क्या होता था, इस तरह से ये होता था बॉक्स, ठीक है, ठीक है, समझ लो। तो यही है बॉक्स। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बांस के छोटे छोटे छेद होते थे, इस तरह से हल्का हल्का पास करने के लिए मछली को। और यहाँ जो होता था एक बड़ा सा होल होता था, ठीक है। एक बार मछली घुस जाए और फिर अंदर से इस तरह से ये इस तरह से बंद होता था, मतलब एक बार मछली इसमें घुस जाती थी तो फिर बाहर निकल नहीं पाती थी, ठीक है। तो ये क्या होता था ना कि जब पानी उससे फ्लो करता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको डाल देते थे, है ना। तो इसको डालने के बाद क्या होता था, जो मछली इधर से, मान लो इधर से मछली आ रही है ना, घूमते फिरते नाचते टहलते आ रही है, ठीक है। तो वो क्या होता था, मछली सब आ रही है टहलते टहलते, ठीक है, और ये इसमें घुस जाती थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो ये घुस जाती थी, मतलब इसमें क्या है, ये मछली फंस जाती थी। अब यहाँ पे क्या है, इस एरिया में क्या हुआ, सारा मछली जो है पानी गुजरा और ये मछली फंस गया, पानी गुजरा ये मछली फंस गया, ये पानी गुजरा ये मछली फंस गया, है ना। तो कितना फिश, मतलब कितना मछली इसमें फंसा, इसी को कहते हैं फिश का फ्लक्स। कितना मछली इससे पास किया, इसी को कहते हैं फिश का फ्लक्स। और सेम इसी तरह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा इस गिवन एरिया से, सपोज दैट ये एरिया है, इस गिवन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बस सिंपल है कि उस फिश के जगह, उस मछली की जगह अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दोगे, है ना, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है कि नहीं, वैद्युत फ्लक्स। पहले वो फिश फ्लक्स था, मछली का फ्लक्स था, अब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसी मछली के फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, फाई से, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये क्या होता है, तो इस एरिया से, ये क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया, तो मतलब ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए एरिया। तो इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं,
आई बात समझ में। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फाई कहते हैं, याद कर लो, नोट इट डाउन, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, है कि नहीं, कि फ्लक्स जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई इंटू ए से, मतलब ई मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ए मतलब होता है एरिया, है कि नहीं। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, है कि नहीं। अब देखो, अब इसका अगर यूनिट कहा जाए निकालने तो क्या करोगे आप, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय चार्ज होता है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ बाई क्यू, तो एफ क्या हो गया आपका न्यूटन और क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर में क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, ये किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब सपोज दैट कहा जाए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने, तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करोगे, बस इसी में क्या करोगे ना, न्यूटन का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, है कि नहीं, एम एल टी माइनस टू होता है न्यूटन का, है कि नहीं, मतलब फोर्स का, और मीटर स्क्वायर को हम लोग लेंथ में नापते हैं इसलिए एल का स्क्वायर डाल देंगे, और फिर आपका कूलम जो है उसका ए टी पढ़ते आ रहा है शुरुआत से, है कि नहीं, तो एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एल स्क्वायर, तो ये हो गया। अब फाइनली है इसको लिख लो इस तरह से, तो देखो m तो 1 है तो m लिख लो m1, l इंटू एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा l का क्यूब हो जाएगा, और t एक ऊपर जाएगा, पहले से -2 था तो t -3 हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो a -1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो यहां पे एक बेसिक सा सवाल आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया। क्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया हुज फॉर्मूला इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो ये जो आपका क्षेत्रफल है ना, इससे कितनी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं गुजरेंगी, इसी को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसका फॉर्मूला आता है फाई इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका m l का क्यूब t पे -3 a टू द पावर -1। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है हम लोग, कोई दिक्कत समझने में। तो यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है यहां तक। तीर धनुष से बाण चलाए हो, कैसे ऐसे तीर खींचते हो, उसे मारते हो, तो क्या हो, तीर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और जब एक ले लोगे उससे कितना तीर गुजरेगा वो, है कि नहीं। देखे हो ना महाभारत, बाहुबली, कौन सा मूवी सब आया था यार, उसमें क्या था, तीर से ऐसे धनुष मारते थे तो मतलब कितना तीर निकलता था। और पुराने ज़माने में जब महाभारत आता था, वो सीरियल सब आता था ना यार, उसमें एक तीर छोड़ता था तो बहुत सारा तीर निकल जाता था। सेम उसी तरह कंसेप्ट है ये फ्लक्स का, मतलब तीर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और जहाँ पे छेदने वाला है उसको क्या है, वो एरिया है, तो इसलिए उसी को फ्लक्स कहते हैं। तो जिस तरह से एक पृष्ठ होता है, उस पृष्ठ को छेदते हुए तीर निकलता है, उसी को कहते हैं क्या है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो और जानकारी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अभी ये क्या है, परपेंडिकुलर जा रहा है, फिर क्या हुआ, इसी को थोड़ा सा स्लैंट कर देंगे, मतलब एक एंगल पे, ठीक है, फिर एक बार इसको क्या कर देंगे, पैरेलल कर देंगे इस तरह से। तो ये 3 कंडीशन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है कि नहीं। तो इसी में इसको डिस्कस कर लेते हैं, है कि नहीं। तो अभी देखिए, अभी यहाँ तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हो गया, नेक्स्ट वीडियो में नहीं करते हैं, इसी वीडियो में कर लेते हैं यार। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होता है कि कितना जो है उस बॉक्स से, उस एरिया से मछली गुजरेगा, उसको फिश फ्लक्स कहोगे। उसी फिश की जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला तो सब फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही फाई जो होता है उसको वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब ये चूंकि क्या है आपका डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है।
और बहुत जगह आप एक जगह ds लिखा देखोगे तो कंफ्यूज नहीं करना है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, तो ई ds cos थीटा, ये ds मतलब स्मॉल सरफेस एरिया, ठीक है, यहां तक क्लियर हम लोग। तो यही हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये सब फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां तक क्लियर हम लोग। अब देखो गौर से देखना, ये तीन जो करने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों, तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको एक थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि एक बार एरिया जो है वो क्या था, परपेंडिकुलर था। एरिया क्या था आपका, तो एक बार जो है ये एरिया इस तरह से क्या है, परपेंडिकुलर है, इस तरह से क्या है, ये परपेंडिकुलर है। एक बार एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। एक बार एरिया क्या हो जाएगा, वो इस तरह से पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और एक बार एरिया जो है उसमें क्या हो जाएगा, एक एंगल पे स्लैंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक एंगल पे स्लैंट हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब यहां पे देखो क्या होता है, जो ये सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया आप देख रहे हो, है ना, इस सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब जो एन कैप है वो क्या हो जाएगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन कैप से। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जो कि डायरेक्शन शो करता है। तो सरफेस एरिया का डायरेक्शन किधर है, इसका परपेंडिकुलर है तो उधर की ओर है। और जब इसको क्या किए, इस तरह से पूरा रख दिए, जिस तरह जमीन पे रखते हो, इसे ऐसे पकड़े हुए खड़ा है, फिर ऐसे रख दिए, तो अब या फिर इसको ऐसे रख दिए, इधर करके इधर रख दिए, तो ये क्या हो गया, एन कैप का डायरेक्शन अब किधर हो गया, तो एन कैप का डायरेक्शन अब इधर की ओर हो गया, है कि नहीं। और ये क्या है, यूनिट वेक्टर सरफेस एरिया का, ठीक है। सरफेस एरिया किधर की ओर मुंह किए हुए है, तो ऊपर की ओर। इसमें किधर की ओर किए है, तो उधर की ओर। और इसमें किधर की ओर किए हुए हैं, तो इसको भी लिख लो। तो इसमें आपका इधर की ओर किए हुए, ये क्या है आपका एन कैप है कि नहीं। तो ये तीन कंडीशन है जहां हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे, ठीक है। तो जो फाइनल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो क्या होता है, ई ए कॉस थीटा या फिर ई डी एस कॉस थीटा। इसमें क्या है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है इस गिवन एरिया से। अब क्या करते हैं, इसमें क्रॉस करवाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। करवा दो यार, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करवा दो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करवा दो यार। है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया ना, अभी सबको दिख रहा है ना ये क्लियरली। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया तो क्या देखें, अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई है और ये क्या है, एन कैप है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो इसके बीच जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, है कि नहीं। ई और एन के बीच, एन कैप का एंगल, ई और एन कैप, एंड एन कैप मतलब सरफेस एरिया के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब देखो, अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये है ई और ये क्या है, एन कैप, तो ये जो हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा इसमें, इस केस में, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, किसके बीच, ई और एन कैप के बीच, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब ये एन कैप किधर चला गया, इधर, और ये ई क्या है, इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर है, ये थीटा इधर है, यहां तक क्लियर है। तो इसके बीच मान लो कि ये थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री पे ये लीन है। ये तीन कंडीशन आपने देखा कि जब एरिया जो है वो एकदम परपेंडिकुलर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, तो सरफेस एरिया का डायरेक्शन मतलब एन कैप जो है यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब आपका यही एरिया जो है उसको क्या किए, एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल में कर दिए, तो अब इसमें एक भी लाइन क्रॉस नहीं कर रहा। ये जो लाइन है इसको अगर हटा दें तो ये ऊपर से नीचे से, मतलब एक भी लाइन जो है उसके परपेंडिकुलर सरफेस एरिया से क्रॉस नहीं कर रहा है, इसको छूते हुए निकल जा रहा है, इस एन कैप जो है उसको छूते हुए निकल जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच तो 90 डिग्री हो गया, और इस कंडीशन में क्या हो गया आपका, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। और अभी फॉर्मूला मैंने बताया क्या, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा या फिर ई डी एस कॉस थीटा।
तो ई ए या फिर ई डी एस कॉस थीटा लिखना चाहते हो तो लिख दो ई ए कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा की जगह कितना पुट करोगे 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा ई इंटू ए और कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। सो सिंपल है, ये क्या हो गया फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। आई बात समझ में? तो ये हो गया क्या आपका, जब ये एरिया एकदम परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। किसके परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। आई बात समझ में? और फिर नेक्स्ट क्या आता है कि थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री। क्या हो जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री के वैल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए ई इंटू ए और इंटू क्या 0 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री। यहां तक क्लियर है हम लोग? तो जब पैरेलल होता है एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। जब एरिया परपेंडिकुलर होता है तो फ्लक्स ई इंटू ए। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब ये इस तरह से होगा, मतलब जब ये परपेंडिकुलर मतलब एकदम लंबवत रखा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा इससे। और तीसरा कंडीशन आ जाएगा क्या, कि जो फ्लक्स होता है फाई वो क्या होता है ई ए कॉस थीटा, सॉरी ई ए कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। ये ई ए कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ई इंटू ए इंटू 1/2, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू हाफ ई इंटू ए। फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू हाफ इंटू ई ए। तो यहां पे क्या होता है, मतलब अब जनरली यहां क्या, इसको थोड़ा सा और स्लेंट करोगे, थोड़ा इससे ज़्यादा लंबा हो गया ना ये देखने में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर दो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस करेगा कम ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो इससे क्या 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा था, लेकिन इससे 1 2 3 4 ही करेगा, ठीक है। इसका लेंथ सेम है, सबका लेंथ जो है वो सेम है, एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, ठीक है। तो एरिया सेम है तो सब कुछ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया, 3 कंडीशन, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जब ये चीज़ एकदम परपेंडिकुलर रखा हो एरिया, मतलब ये जो एरिया है एकदम परपेंडिकुलर रखा हो 90 डिग्री के कोण पे, तो आपका जो थीटा होता, मतलब थीटा होगा वो 0 डिग्री हो जाए किसके, इसका जो ये सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होता है एन कैप यूनिट वेक्टर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो होता है पैरेलल हो जाता है, कोइंसाइड करता है। तो जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है। इसलिए कॉस थीटा में थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करेंगे तो ई ए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये हो जाएगा ई इंटू ए। और ये हो गया मैक्सिमम फ्लक्स। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, जब ये एरिया जो है एकदम परपेंडिकुलर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है। आई बात समझ में? फिर जो नेक्स्ट होता है ना, नेक्स्ट में क्या होता है आपका, कि जब ये एन कैप जो नॉर्मल है सरफेस का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो थीटा बराबर क्या हो गया आपका 90 डिग्री। तो इसलिए फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री, और ई ए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो इसलिए फ्लक्स क्या हो गया 0 डिग्री 0 हो गया, टोटल फ्लक्स इससे जो क्रॉस कर रहा है वो 0 हो गया। आई बात समझ में? फिर जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब एक एंगल पे थीटा आ गया, एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो डायरेक्शन जो एंगल है वो क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। तो ये फाई ई ए कॉस 60 डिग्री होगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए फ्लक्स क्या हो गया हाफ ई ए होता है। क्या होता है, हाफ ई ए होता है। तो ये 3 बेसिक कंडीशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है हम लोग? क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये चीज समझ में आ गया कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है गिवन एरिया से। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बता दिया है। अब ये 3 जनरली कंडीशन होते हैं जहां पे आपके एक बार मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 सबसे मिनिमम कब होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम कब हो जाता है, ठीक है।
तो जब ये 90 डिग्री पे जब एकदम लंबवत परपेंडिकुलर रहेगा तब मैक्सिमम होगा, और जब पैरेलल होगा तब मिनिमम होगा फ्लक्स। यहां तक क्लियर है हम लोग? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? एक और टॉपिक इसमें है क्या, तो लास्ट टॉपिक है, देख लो यार इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो है यहां तक क्लियर है सब? इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब ये तो समझ में आ गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब यही कंसेप्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, मतलब कि अगर ये तो अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तो सब चीज सही था, लेकिन अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, कहने का मतलब ये कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया से गुजरे तो क्या होगा। तो क्वेश्चन यहां पे ये राइज होता है कि होगा यही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है क्या मतलब, सपोज दैट ये क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से क्रॉस कर रहा है, 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 इस तरह से क्रॉस कर रहा है। तो ये जो क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया जिसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया ले लेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग ds या dA भी कह सकते हैं, तो जनरली बुक में ds दिया होता है। अब इस स्मॉल एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E क्रॉस किया, तो पहले एक स्मॉल एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस ds से क्रॉस किया, है कि नहीं। तो ये जो क्रॉस किया ये कितना हो गया, तो देखो यहाँ पे E इंटू ds है। अब देखो ये स्मॉल एरिया के लिए है, लेकिन अब यही चीज अगर आपको पूरे सरफेस एरिया के लिए चाहिए तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, है ना। तो जब स्मॉल एरिया के लिए लेंगे तो इसमें डिफरेंशिएट ds लगाते हैं, जब इसको पूरा लेना होता है, होल लेना पड़ता है, तो इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, एक इस पूरे सरफेस का ये निकल जाएगा क्या, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसलिए फाई जनरली जो है रिप्रेजेंट होता है किससे, तो फाई इज इक्वल टू, क्योंकि एरिया हमेशा यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकता है ना, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू क्या, E इंटू ds, ठीक है। तो ये एक मेन फॉर्मूला है जिसको आपको दिमाग में सेट रखना है। और चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है इसलिए फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, E ds cos थीटा। तो इस दोनों फॉर्मूला को आप दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि आने वाले समय में इसका बहुत यूज होने वाला है आपका गॉस के लॉ में। तो एक तो ये हो गया E ds cos थीटा, ये समझ में आ गया आपका, E a cos थीटा, E a, और ये फ्लक्स। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एरिया में, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एरिया में जब फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से नॉन यूनिफॉर्मली क्रॉस करता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया तो हमेशा वो परपेंडिकुलर ही होता है, लेकिन यहाँ के जो होता है नॉन यूनिफॉर्म एरिया में E ds cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है। अब ये सारा कंसेप्ट जो है आपको इंपॉर्टेंट होगा आप गॉस लॉ को समझने में। तो देख लो किस तरह से गॉस लॉ आपको आसान से अब समझ में आ जाएगा, ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा गॉस लॉ। क्यों, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समझ बहुत इंपॉर्टेंट था, है कि नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के बारे में। तो चलिए जल्दी पूरे वीडियो को अच्छे से रिपीट मोड में देख के यार नोट्स बना लो, ठीक है। बहुत अच्छा सा कंसेप्ट आपको मिल रहा है और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आएगा। देखो अभी कैसे गॉस लॉ बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए और हौसला बुलंद रखिए, अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छे मार्क्स के लिए मतलब मेहनत करते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हौसला बुलंद रहिए और डटे रहिए। चलो।